जी हफ्सा, अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आपको मेरी मेल आई थी कि ऑनलाइन क्लास है आज। हाँ जी बच्चों, आप लोगों को मेल रिसीव हो गई थी कल के क्लास जो है वो ऑनलाइन है, ऑन कैंपस नहीं है। यस मैम। ओके, तो बच्चे इतने कम क्यों आए हैं? कोई आइडिया है? ग्रुप पे मैसेज करोगे जल्दी से ज्वाइन करें। मैम मेड की वजह से शायद। सॉरी, किसकी वजह से? अच्छा, मिड्स की वजह से। यस ओके, चलो फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं, बच्चे फिर ज्वाइन कर लेंगे। मैम जो हमारा मिड है उसमें शॉर्ट आंसर्स भी होंगे या सिर्फ एमसीक्यूज ही होंगे? बच्चे अभी तक तो मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यूज ही होंगे, बट शायद एक आध शॉर्ट क्वेश्चन हो। ज्यादा मैम एमसीक्यूज मैं आपको मेल कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। अच्छा जी, लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर है हमारा एक्वेटिक्स पे। ओके, definition: the use of multi-depth immersion pools or tanks
that facilitate the application of various established therapeutic interventions, including stretching, strengthening, joint mobilization, balance and gait training, and endurance training. आवाज Basically, आ रही मेरी? जी जी, अच्छा अब अपने माइक्स म्यूट कर लो. So basically, हाँ जी, सॉरी मेरा कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया था. ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट एक्वेटिक्स कि जब आप वाटर में जाते हो तो हमारा जो वेट बैलेंस होता है वो कम हो जाता है, मतलब वेट जो है हमारा वो कम हो जाता है, तो हम एक्सरसाइजेस पर जल्दी कर सकते हैं. हमारी ग्रेविटी इतनी ज्यादा एक्ट नहीं कर रही होती, तो हमारा फिर जो वर्किंग होती है वी कैन डू इजीली. इंटरवेंशन हमारे पास स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, मोबिलाइजेशन, एंड्योरेंस सब कुछ आ जाता है. अब गोल्स क्या है एक्वेटिक एक्सरसाइजेस के? टू इंप्रूव रेंज ऑफ मोशन, टू इनिशिएट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, टू फैसिलिटेट वेट बेयरिंग एक्टिविटी, to provide 3D assess, to initiate functional activity, to minimize the risk of injury and to provide relaxation. ये सारे आपके goals and indications हैं. कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है कि कब आप वाटर में एक्सरसाइजेस नहीं करवा सकते? जब ओपन वूंड है. लाजमी बात है, जब ओपन वूंड होगा, अगर तो एरिया ज्यादा है तो हो सकता है कि पानी उस पर चला जाए और वूंड जो है वो पसी हो जाए, पस आ जाए उसमें, सो ये दैट्स नॉट गुड. वाटर इन्फेक्शन है अगर किसी को सीजर्स आ रहे हैं, अगर रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन है, लंग्स में पानी आने का खतरा होता है, आपकी कंप्लाइंस डिस्टर्ब हो जाती है, अगर किसी को किडनी डिजीज है, किसी को बावल ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस है, किसी को पीवीडी है, पीवीडी इज पैरावेस्कुलर डिजीज, किसी को वेजल्स की डिजीज है, ब्लड डिजीज है, किसी को कार्डियक फेलियर एंजाइना और वाटर और एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, आपने यहाँ पे एक्वेटिक एक्सरसाइजेस नहीं करवानी. अब डिफरेंस एक नोट कर लो कि प्रिकॉशंस पे और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पे डिफरेंस होता है. प्रिकॉशंस कहते हैं कि आप एक्सरसाइजेस करवा सकते हो मगर ध्यान से, कि आपने अपनी केयर प्रॉपर करनी है पेशेंट की और फिर आप एक्सरसाइजेस करा सकते हो. एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज एब्सोल्यूट नो, कि नहीं करवानी एक्सरसाइज, दैट्स इट, दिस इज योर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कि एक्सरसाइज करवा ही नहीं सकते इन कंडीशन में. प्रिकॉशन है कि आप केयर करवा सकते हो. आप फियर ऑफ वाटर, किसी को हाइड्रोफोबिया फॉर एग्जाम्पल, अब कोई हाइड्रोफोबिक पेशेंट होगा तो वो जब एक्सरसाइज करेगा हो सकता है उसको डिजनेस हो जाए, उसको चक्कर आ जाए, तो हो सकता है वो अपना बैलेंस लूज करे और पानी में चला जाए, गिर जाए. तो इस पे प्रिकॉशन. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, किसी को सीजर्स है, कार्डियक डिसफंक्शन एंड ओपन वाउंड्स. अच्छा, अब ये जो सीजर, कार्डियक डिसफंक्शन और ओपन वाउंड्स है, ये आपकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस में भी आ रहा है. सो ओपन वाउंड्स में ये है कि अगर तो चोटें छोटी और वो प्रॉपर्ली कवर्ड है, ड्रेस्ड है, तो फिर आप करवा सकते हो. कार्डियक डिसफंक्शन आपके साथ साथ उसको मॉनिटर करना है, और सीजर्स अगर उसको एक्टिव एपिसोड्स नहीं हो रही तो फिर आप उसको करवा सकते हो. सो ये सारी आपकी प्रिकॉशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, रूल्स आ गए. नेक्स्ट यू हैव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर. हमारे पास ना कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही होती है वाटर में. अब वो फोर्सेस कौन कौन सी है? वी हैव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वी हैव बायोन्सी, वी हैव विस्कोसिटी एंड वी हैव सरफेस टेंशन. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है? इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इमर्स ऑब्जेक्ट. अब देखो, एक पानी है और ये कोई ऑब्जेक्ट आया है नीचे, ठीक है, और वाटर ने अगर यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ लगाया प्रेशर, तो ये आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट. कोई बॉडी आई है पानी में, हमारा जो ऊपर की तरफ हम फ्लोट कर रहे होते हैं, हमारा जो वो प्रेशर लग रहा होता है या फोर्स लग रही होती है, दैट इज योर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. इट लिमिट्स इफ्यूजन को कम करता है, पेरिफेरल ब्लड फ्लो को सेंट्रलाइज कर देता है, और वेनस रिटर्न को प्रेफर मतलब असिस्ट करता है, और डीवीटी, डी वीनस थ्रोम्बोसिस को अवॉइड करता है, कि ब्लड कोगुलेशन नहीं कराता, ब्लड फ्लो प्रॉपर रखता है, इफ्यूजन प्रॉपर रखता है.
The proportionality of depth and pressure allows patient to perform exercise more easily. देखो जब वो प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ डेप्थ एंड प्रेशर वो कह रहे हैं कि अगर डेप्थ कम होगी, ठीक है, डेप्थ कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा और सरफेस पे रहेंगे, अगर तो वो सरफेस पे रहेंगे तो एक्सरसाइज करना इजी होगा, जैसे जैसे वो नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे मुश्किल होता जाएगा, डेप्थ ज्यादा सॉरी होगा। अच्छा, बायोन्सी इज ऑपोजिट फोर्स दैट वर्क्स ऑपोजिट टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या है, जो कि हमें पुल कर रही है नीचे की तरफ, बायोन्सी क्या है, जो हमें लेकर आएगी ऊपर पानी की तरफ बिल्कुल सरफेस पे। तो बायोन्सी आपकी अपवर्ड फोर्स है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि हमें जो वेटलेसनेस फील हो रही होती है, हम जब वाटर में जाते हैं स्विमिंग करने, अगर कभी कहीं गया हो स्विमिंग करने जाओ तो आपको लगता है कि आप बिल्कुल वाटर की सरफेस पे हो, आप नीचे नहीं जाते, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि हमारे ऊपर बायोन्सी बायोन फोर्स एक्ट कर रही होती है, जिससे हमें वेटलेसनेस फील हो रही होती है, ग्रेविटी के इफेक्ट को वो कट कर रही होती है। तो इस कंडीशन में हम वेट फ्री जब हो जाते हैं तो लाजमी बात है फिर जब हमें अपना वेट नहीं उठाना तो हम एक्सरसाइजेस ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। एक्टिव मोशन इज इंक्रीज एंड 3 डायमेंशनल आ जाती है पेशेंट। नेक्स्ट वी हैव विस्कोसिटी। Viscosity is the friction occurring between molecules of liquid resulting in resistance to flow. अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विस्कोसिटी बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, सॉरी, विस्कोसिटी इज द फ्रिक्शन जो कि मॉलिक्यूल्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में होती है, ताकि जो ब्लड फ्लो वो सॉरी जो वाटर फ्लो होता है वो एक स्पेसिफिक स्पीड पे रहे। जो कंट्रोल ऑफ फ्लो है बेसिकली दैट इज बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। अब वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती है एक्टिव मूवमेंट्स के साथ और सरफेस एरिया को बढ़ा देती है एंड दैट कॉजेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होगी तो हमें थोड़ा सा कंट्रोल होगा। अगर हम फ्रीली मूव करते जाएंगे तो हमारी बॉडी जो है वो वाटर में हो सकता है कि डूब भी जाए। Next we have surface tension is the surface of fluid act as membrane under tension. Surface tension आपकी जो ऊपर की फ्लूइड की सरफेस होती है वो बेसिकली मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट कर रही होती है और उसको एक शेप दे के रखा होता है, दैट इज योर सरफेस टेंशन। Now what is ये very important slide है नंबर 11, परसेंटेज ऑफ वेट बेरिंग एट डेप्थ इमर्जन। अब वेट बेरिंग जब हम पानी में जाते हैं इमर्स होते हैं तो कहाँ कहाँ पे वेट सबसे ज्यादा आ रहा होता है, C7 पे सर्वाइकल की 7th वर्टिब्रा पे 10% वेट आ रहा होता है, जीफी स्टर्नम दैट इज द पार्ट ऑफ योर स्टर्नम इस पे 33% आ रहा होता है, और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे एसिस कहलाता है उस पे 50% आ रहा होता है। सो सबसे ज्यादा वेट आपका कहाँ पे आ रहा होता है, एसएस पे, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे। Okay, now they say temperature regulation. Temperature regulation is maintained water का is maintained between 26 degrees centigrade and 33 for mobility exercises. अब देखो 26 से नीचे नहीं जाना है, 33 से ऊपर नहीं जाना है। 26 से नीचे क्यों नहीं जाना? Because patients are unable to maintain adequate core warmth during immerse exercise at temperature less than 25. तो अगर आप 26 से नीचे करोगे, मतलब आप कोल्ड एनवायरनमेंट अगर ज्यादा करोगे तो बॉडी पर्सन का जो कोर टेम्परेचर इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रहेगा, उसकी वार्मथ नहीं रहेगी, तो वो एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर सकता। सो आपने 26 से नीचे नहीं करना। हॉट वाटर टेम्परेचर आपने 33 से या 37 से ऊपर नहीं करना, क्योंकि उससे आपका जो कार्डियोवैस्कुलर डिमांड है, आपका जो ब्लड सप्लाई है, आपकी ब्लड की डिमांड है, ऑक्सीजन की डिमांड है, वो बढ़ जाएगी, तो फिर आपका इम्बैलेंस आ जाएगा कार्डियोवैस्कुलर डिमांड पे। तो इसलिए आपने ज्यादा भी नहीं करना। सो आपका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट शुड बी बिटवीन 26 एंड 33 डिग्री सेंटीग्रेड। Cardiovascular training and aerobic exercise should be performed in water temperatures between 26 degree centigrade and 28 degree centigrade. अच्छा, अब हमारी एक्सरसाइज आ गई अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी इज सिमिलर विद लैंड बेस्ड एक्सरसाइज एक्सेप्ट फॉर इट्स मैकेनिक काइनेमैटिक्स। अब अपर एक्सट्रीमिटी की जब आपने एक्सरसाइजेस करवानी है तो उसके काइनेमैटिक्स के अलावा उसकी जितनी भी एक्सरसाइज है वो जैसे हम नॉर्मल जमीन पे करते हैं, लैंड पे करते हैं, वैसे ही होगी। वाटर विल प्रोवाइड एडिशनल रेजिस्टेंस टू द बॉडी कोर। बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट रीजन है, सेंट्रल हमारा रीजन है, वहां पे वाटर जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। लोअर एक्सट्रीमिटी में ये बेहतरी है कि लोअर एक्सट्रीमिटी में हमने जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है वो हम नॉन वेट बेयरिंग में कर रहे होंगे, क्योंकि हमारी वेटलेसनेस कंडीशन आ रही होगी ड्यू टू बायोन फोर्स। तो उससे हमारी जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो बेहतर हो सकती है। वेट बेयरिंग कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग द डेप्थ और बाय यूजिंग वेट बेल्ट्स। वेट बेयरिंग आप इंक्रीज कर दो अगर आप अपनी डेप्थ कम कर रहे हो या फिर आप वेट बेल्ट्स यूज कर रहे हो। नाउ यू हैव कंपोनेंट्स ऑफ exercise training.
सबसे हमारा जो मेन कंपोनेंट होता है ना वो यही होता है, वार्म अप, मेन एक्सरसाइज एंड कूल डाउन। अब इन्होंने डिवाइड किया हुआ है वार्म अप एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स ऑफ लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस। कंडीशनिंग एक्सरसाइज आपकी मेन है जो कि आपने 20 से 60 मिनट्स के लिए करवानी है। इसमें सारे एरोबिक्स आ जाएंगी, रेजिस्टेंस, न्यूरोमस्कुलर आ जाएगा, स्ट्रेंथनिंग आ जाएगी, एरोबिक्स आ जाएगी, फिर आपकी आइसोमेट्रिक्स आ जाएंगी, जो जो भी आपने करवानी है। देन यू हैव अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स फॉर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। स्ट्रेचिंग से आपके जो मसल्स होते हैं वो बड़े इंटैक्ट रहते हैं, बड़े एजिलिटी रहती है उनमें। देन यू हैव कूल डाउन कंपोनेंट, वो भी 5 to 10 मिनट्स का होगा और वो ऑलमोस्ट वार्म अप एक्सरसाइजेस की तरह ही होता है, बस लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है, एरोबिक्स होती है। तो ये आपने करवा लिया, कंपोनेंट्स हो गए एक्सरसाइज के। नेक्स्ट यू हैव इक्विपमेंट्स के, कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं। यू हैव कॉलर्स, रिंग्स, बेल्ट्स। ये कॉलर्स आ गए, रिंग्स और बेल्ट्स आ गई। देन यू हैव स्विम बार्स, ये स्विम बार्स होते हैं, ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं, ये स्विम बार्स है। यू हैव ग्लव्स, हैंड पैडल्स एंड हाइड्रोटोन बूट्स। ये हाइड्रोटोन बूट्स होते हैं जो कि फिन्स की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, वाटर को प्रोपेलिंग में ज्यादा अच्छे रहते हैं। ये उसने हाइड्रो ग्लव्स पहने हुए हैं। देन यू हैव फिन एंड हाइड्रोटोन, अच्छा वो बॉल्स है, ये बूट्स है, सॉरी। एंड देन यू हैव किक बोर्ड्स, किक बोर्ड्स होते हैं आपके पास, ये आ गए। Now these are the special equipments में आ जाएगा inflatable cervical collar that maintains head. You have flotation rings. ये आप पहन लेते हो, आपकी पोजिशनिंग रहती है। बायोन्सी बेल्ट्स हैं ताकि आप जो है पोजिशनिंग अपनी बॉडी की कर सको। स्विम बार्स बायोन डंबल्स होते हैं। देन यू हैव, सॉरी, then you have gloves and hand paddles at the end. Now benefits क्या है इसके, कि साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हमारे पास आते हैं। पेशेंट का वेलबींग और कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, क्योंकि आप वाटर के अंदर एक्सरसाइज करते हो तो वो इजी हो जाती है। तो जो बंदे लैंड में एक्सरसाइज नहीं कर पाते वो वाटर में करते हैं, तो उनको लगता है कि यस वी कैन डू एक्सरसाइजेस। दे एक्सपीरियंस सक्सेस, दे एनहांस सेल्फ इमेज, दे हैव फन एंड दे हैव इंडिपेंडेंट इन मोबिलिटी। क्योंकि ये इन्होंने ये फिन्स और ग्लव्स और हैंड पैडल्स और ये बूट्स इतने पहनने होते हैं कि उनको, हाइड्रोटोन बूट्स इतने पहनने होते हैं कि उनको जरूरत नहीं पड़ती फिर अगर वो एक दफा प्रैक्टिस हो जाए तो। सो सम कंडीशंस इन व्हिच एक्वेटिक थेरेपी कैन बी, अब कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें हम एक्वेटिक थेरेपी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वी हैव एडल्ट्स, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, आर्थराइटिस एंड लो बैक पेन। ओल्डर एडल्ट्स का क्या बेनिफिट है कि एक्सरसाइजेस की फॉर गुड हेल्थ एंड इंडिपेंडेंट लिविंग एंड अचीव एनरिच्ड क्वालिटी। इसके प्राइमरी गोल्स कैन टू रीच एंड मेंटेन अ लेवल ऑफ फिटनेस, टू इंप्रूव वन फिजिकल कंडीशन एंड टू डिले ऑनसेट ऑफ क्रॉनिक डिजीज। अब यहाँ पे क्या होता है कि बिकॉज ओल्डर पेशेंट्स हैं उनके लिए भी जो इजी, बेसिकली अगर हम देखें तो वाटर और लैंड से वाटर की एक्सरसाइज इजी होती है। सो जो भी ईज का लेवल हम मेंटेन करना चाहेंगे वो वाटर में करना चाहेंगे। ओल्डर एडल्ट्स को चाहिए इजी एक्सरसाइज तो वो वाटर में करेंगे। Water at least 83 Fahrenheit, less activity than that for a younger group. अब water जो है वो almost 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहना चाहिए। यंगर ग्रुप की एक्टिविटी फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स की है तो ओल्डर की 15 की होगी। आपने सेफ्टी फीचर्स चेक कर लेने हैं कि लाइफ गार्ड लोकेशन का है, पूल लेआउट का है, ताकि अगर खुदा हादसा कोई इशू आए एल्डर्स को, ओल्डर्स को, तो वो फिर उसी टाइम एड्रेस हो सके। एंड गिव परमिशन एंड सजेशंस फॉर मॉडिफिकेशन, आपने मॉडिफिकेशंस की, आपने उसको ऑल्टरनेटिव्स बता देना है कि अगर ये इशू आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो, आप हाइड्रोटोन बूट्स पहन सकते हो, आप फिर आप बार्स को पकड़ सकते हो, तो ये सारे आपने मॉडिफिकेशंस बता देने हैं। Then you have pregnancy. Pregnancy reduces gravity's pull on baby. लाजमी बात है, जब ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही होगी ड्यू टू बायोन फोर्स तो आपकी वेटलेसनेस आएगी और बेबी का जो वेट है वो कम हो जाएगा, तो एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हो। इट प्रिवेंट्स हाइपरलोडोसिस, आपकी जो बैक है वो लोडोसिस में ज्यादा नहीं जाएगी। इट डिक्रीजेस चांसेस ऑफ ओवरहीटिंग, ओवरहीटिंग का चांस नहीं होगा क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म बेबी का भी हो रहा होता है और मदर का भी हो रहा होता है तो मदर की बॉडी थोड़ी सी ओवरहीटेड रहती है। जब आप वाटर में जाओगे तो ओवरहीटिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। एंड देन यू हैव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो एडिमा को प्रिवेंट करेगा। The treatment of water is between 78 to 84 Fahrenheit से almost इतना ही बनता है, 27 to 28 degrees centigrade. It emphasizes proper hydration and follow American College of
गायनेकोलॉजिस्ट गाइडलाइंस एक्सरसाइजेस के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखनी है और आपने प्रिकॉशंस देखनी है, दैट मींस के प्रॉपर एवोल्यूशन करवाना है। Then you have obesity. Obesity reduces the effect of gravity again, कि जब बॉडी में से obesity कम हो जाएगी, जब आपका ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं आ रहा होगा, वेटलेसनेस कंडीशन होगी, तो आप एक्सरसाइज ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। Then decreases risk factors for हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर्स कम कर देती है। एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब एक्ट कर रहा होता है तो ये वीनस रिटर्न असिस्ट करती है। easier to stick with the program, कूल एनवायरनमेंट है, कंफर्टेबल है, रिलैक्सिंग है एंड बेनिफिशियल है। ट्रीटमेंट क्या है कि लिम्ब स्पीड इज इंपॉर्टेंट टू ओवरकम बायोन्सी, आपकी लिम्ब स्पीड अच्छी होनी चाहिए। डीप वाटर वॉकिंग इज अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट, गिव नॉन रिबाउंड ऑप्शन एंड एम्फसाइज दी सेफ्टी। ये प्रेगनेंसी में वो सॉरी ओबेसिटी में है, ओबेसिटी में थोड़ा पर्सन ओबीस होता है तो उसकी जितनी वेटलेसनेस होगी वो बेहतर होगी। Then you have arthritis, osteoarthritis आ गया। अब इसमें भी क्या होता है, डीजेनरेटिव चेंजेस आ रहे होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपके पास एंटीबॉडीज, ऑटो इम्यूनिटी के चेंजेस आ रहे होते हैं। तो इसमें हमारी जो गोल्स होते हैं वो ये होते हैं कि हमने पेन को डिक्रीज करना है, हमने आरओएम इंक्रीज करनी है और हमने जॉइंट मोबिलिटी की इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमने कुछ प्रिकॉशंस करनी है कि जब आपका एक्टिव फेज चल रहा हो या जब इन्फ्लेमेशन चल रही हो, तो इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि उस जॉइंट में हीट आ जाएगी, हॉट होगा वो, आपने तब एक्सरसाइज नहीं करवानी। आपने वार्म अप पे ज्यादा टाइम लगवाना है, आपने हार्ड स्ट्रेचेस को अवॉइड करना है, आपने जॉइंट को हर पोजीशन में लेकर जाना है, इंटीरियर सुपीरियर मीडियल लैटरल जहां पे भी जॉइंट जा सकता है। और आपने विग्रस एक्सरसाइजेस नहीं करवानी क्योंकि वियर एंड टियर या डिजेनरेशन ऑलरेडी चल रही है। बाउंसिंग नहीं करवानी, उससे भी चांसेस होता है कि जॉइंट में हेयरलाइन फ्रैक्चर्स ना हो जाए। और टेम्परेचर आपका 86 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये जब आप कन्वर्ट करोगे सेंटीग्रेड में तो ये वही आएगा, 36 के अंदर अंदर आएगा। ठीक है। Now we have aquatic therapy condition with knee osteoarthritis. We have condition associated with weight bearing limitations. Limited weight bearing using buoyancy can be initiated to prevent atrophy and can use exercise according to early phase. अब हमारे तीन phases यार आगे कर रही थी। क्या हो गया? Okay, so we have early phase, we have intermediate phase and we have late phase. अच्छा, अब ये phases आपकी बीमारी के नहीं है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को 3 महीने हो गए हैं, कितनी देर हो गई, ये आपके जो phases हैं ये ट्रीटमेंट के हैं कि आपके पास एक पेशेंट आया है तो वो जो फर्स्ट 7 डेज है वो अर्ली फेज है, फिर जो 2 से 4 वीक्स तक है वो इंटरमीडिएट फेज है और फिर 3 मंथ्स ऑनवर्ड्स आपका लेट फेज है। सो ये वो है। प्राइमरी गोल अर्ली फेज में आपका क्या होता है कि आपने नॉर्मल गेट मैकेनिक्स को रिस्टोर करना है, आपने हील स्ट्राइक, आपने वेट बेयरिंग, आपने नी और हिप फ्लेक्शन, आपने नी एक्सटेंशन, इन सबको प्रॉपर करना और रिस्टोर करना आपकी नॉर्मल रेंजेस ऑफ मोशन को और नॉर्मल गेट के मैकेनिक्स को। फिर आपने प्राइमरी इंटरमीडिएट गोल में आपका क्या है कि आपने रिस्टोरेशन कर ली है तो आपने इंक्रीज करना है, इंड्योरेंस बढ़ा दो, बैलेंस बढ़ा दो, उसकी स्किल बढ़ा दो, उसका फुल मोशन जो है वो रिस्टोर कर दो और मसल फंक्शन को नॉर्मल पे रिटर्न टू फंक्शन लेकर आए। देन लेट फेज में आपका क्या है कि आपको ये सारी चीजें अचीव हो चुकी है, so you have to just progress and you have to maintain progression to full weight bearing and impact loading, plyometric exercise and functional activities in the pool. ये छोड़ दो। अब आ जाएगी लो बैक पेन की गाइडलाइंस। लो बैक पेन में आपने एम्फसाइज करना है प्रॉपर पोस्चर, बाउंसिंग को एलिमिनेट करना है, एब्डोमिनल मसल्स, ये जो आगे के मसल्स होते हैं आपके, इसको स्ट्रेंथन करना है, कोर स्टेबिलिटी भी एब्डोमिनल की स्ट्रेंथनिंग को कहते हैं, उसको आपने एम्फसाइज करना है। और अगर आपको पेन आ रही है तो आपने एक्सरसाइज को कम कर देना है। Then you have water diseases, compression forces on the spine and other joints. Compressional forces decrease करता है, easier to move है, strengthen core and back. Water में आपकी walking treadmill पे करा सकती है, leg raises करवा सकता है, back stretches करवा सकता है, core exercise और squatting सब कुछ करवा सकते हैं। So ये आपकी back के लिए है। Next you have, चलो next जो है ना वो हम इंशाल्लाह next class में पढ़ लेंगे। मुझे बताओ कि आप लोग इतने कम बच्चे क्यों आए हुए हो? ये शाह सुभान और फुजैल, आप लोग क्लास में हो या रूम अपने घर से या हॉस्टल से ले रहे हो क्लास? मुझे कोई बता सकता है कि आप लोग कहाँ बैठे हुए हो इस टाइम? मैम यूनिवर्सिटी में है। यूनिवर्सिटी में ही हो? ओके, आज कोई मेड है आप लोगों का? मैम हो गया है।
हो गया ओके। आज थोड़ी ना इन्विजिलेशन की वजह से और थोड़ी मेरी तबीयत भी अपसेट थी, तो उसकी वजह से मैंने ऑन कैंपस क्लास नहीं ली। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपकी क्लास ऑन कैंपस ही होगी। ओके, ऑनलाइन Okay, नहीं ma'am. होगी। चलो, थैंक यू सो मच। ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं? चलो ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन।